हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल मिथिला लॉ स्टडी में। दोस्तों, हम लोग इतिहास पढ़ रहे थे और इतिहास से मध्यकालीन भारत की चर्चा कर रहे थे। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से तैमूर लंग का आक्रमण होता है भारत पर, लेकिन तैमूर लंग का शासन करने में कोई दिलचस्पी थी नहीं, इसलिए उनके द्वारा वर्तमान पंजाब और ऊपरी सिंध का जो गवर्नर था वो खिज़्र खान को बना करके चले जाते हैं वो लोग अपने देश समरकंद में। इसके बाद खिज़्र खान के द्वारा दोस्तों 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की जाती है नासिरुद्दीन मोहम्मद को डिथ्रोन करके, और सैयद वंश को ही हम लोग भारत का प्रथम शिया वंश के नाम से जानते हैं। दोस्तों, खिज़्र खान के द्वारा कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की जाती है, इनके द्वारा रैयत आला की उपाधि धारण की जाती है, और जिसका अर्थ होता है मताहत या अधीन। दोस्तों, ये जो खिज़्र खान थे, इनके द्वारा जितने भी सिक्के जारी किए गए उनमें हम लोगों को दो चीज़ देखने को मिलता है, एक तैमूर का नाम और दूसरा शाहरुख का नाम, और तीसरा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है तुगलक वंश के सुल्तानों का नाम। तो खिज़्र खान अपना नाम कभी भी सिक्के में नहीं चलवाया। इसके बाद खिज़्र खान के बाद अगला जो शासक बनता है मुबारक शाह, जिसका शासनकाल है 1421 से 1434 तक का शासनकाल था, जो इस वंश का सबसे महान शासक होता है, जिसके द्वारा दिल्ली में मुबारकाबाद शहर की भी स्थापना की जाती है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार जिनका नाम था वाहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिनके द्वारा तारीख़ मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना की गई, जो इन्हीं के दरबार में रहते थे। दोस्तों, मुबारक शाह के द्वारा क्या किया गया कि बहलोल लोदी जो एक अफगानी था उसे अपना वजीर घोषित कर दिया जाता है, वजीर नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अगला शासक मोहम्मद शाह आते हैं, जो एक अयोग्य सुल्तान थे और जिनके द्वारा बहलोल लोदी को अपना पुत्र घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह आते हैं, और अलाउद्दीन आलम शाह का जो शासनकाल रहेगा वो 1445 से 1451 तक, मात्र 6 वर्षों का शासनकाल होता है। दोस्तों, अलाउद्दीन आलम शाह के समय में बहलोल लोदी के द्वारा दिल्ली में ये अनाउंस किया जाता है कि या तो जो अलाउद्दीन आलम शाह है वो अपना गद्दी छोड़े, क्योंकि वास्तविक पुत्र मैं हूँ और वास्तविक गद्दी मुझे मिलनी चाहिए। इसलिए बहलोल लोदी ये कहता है अलाउद्दीन आलम शाह को कि या तो अलाउद्दीन आलम शाह अपना गद्दी छोड़े या उसकी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह के द्वारा अपना जो गद्दी था वो समर्पित कर दिया जाता है बहलोल लोदी के द्वारा, और बहलोल लोदी के द्वारा स्थापना की जाती है लोदी वंश की, जो भारत का प्रथम अफगानी वंश कहलाता है, और इस वंश की स्थापना की जाती है 1451 में। दोस्तों, बहलोल लोदी जो था ये इसका शासनकाल होता है 1451 से 1489 ईस्वी तक। बहलोल लोदी के द्वारा सुल्तान बनने के बाद बहलोली सिक्के जारी करवाए जाते हैं। दोस्तों, जब दिल्ली में बहलोल लोदी शासन कर रहे थे उसी टाइम पर जौनपुर में सनकी वंश के शासन था और वहाँ के शासक थे हुसैन शाह। बहलोल लोदी के द्वारा आक्रमण किया जाता है और जौनपुर को अपने साम्राज्य में मिला दिया जाता है, अर्थात दिल्ली सल्तनत में मिला लिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद सिकंदर लोदी शासन करते हैं। सिकंदर लोदी का जो शासनकाल है वो 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक का शासनकाल है, और ये इस वंश के सबसे महान शासक थे। इनके द्वारा दोस्तों 1504 ईस्वी में सिकंदराबाद शहर की स्थापना की जाती है यमुना नदी के तट पर, जिसे वर्तमान हम लोग आगरा के नाम से जानते हैं। और 1506 ईस्वी में अपना जो कैपिटल था वो राजधानी जो है सो सिकंदराबाद ले जाया जाता है, और यहीं पर बादलगढ़ किले का निर्माण सिकंदर लोदी के द्वारा करवाया जाता है। इनके द्वारा कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई जाती है। ये दोस्तों कवि भी थे और इनके द्वारा गुलरुखी नाम से कविता लिखी जाती थी। एक संस्कृत में आयुर्वेद का ग्रंथ था जिसका अनुवाद इनके द्वारा करवाया जाता है, और इसका नाम पड़ता है फरहंग ए सिकंदरी। दोस्तों, इनके द्वारा सिकंदरी गज का जो शुरुआत था वो भी करवाया जाता है, और इनके द्वारा अपने खुद के मकबरे का निर्माण करवाया जाता है सिकंदर लोदी के द्वारा, जो भारत का पहला दोहरे गुंबद का मकबरा था जिसके चारों तरफ चार दीवारी थी। तो भारत का पहला मकबरा जो दोहरे गुंबद का था जिसके चारों तरफ चार दीवारी थी वो सिकंदर लोदी का मकबरा था। इसके बाद दोस्तों सिकंदर लोदी के बाद जो इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठता है, और इब्राहिम लोदी का जो शासन है वो 1517 से 1526 तक आता है। जब दिल्ली में इब्राहिम लोदी का शासन था उसी टाइम पर राजस्थान में मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, जिनका वास्तविक नाम संग्राम सिंह के नाम से भी जानते हैं, और उसी टाइम पर काबुल में बाबर का शासन था। दोस्तों, होता क्या है कि राणा सांगा के पुत्र का नाम था भोजराज, और इसी भोजराज की पत्नी का नाम था मीराबाई। दोस्तों, होता क्या है कि राणा सांगा भी दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए 1517 ईस्वी में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली के मैदान में युद्ध होता है, जिस युद्ध में राणा सांगा की जीत होती है। लेकिन राणा सांगा के द्वारा दिल्ली पर प्रभुत्व स्थापित नहीं किया जाता है।
इसके बाद 1518 ईस्वी में बाड़ी या धौलपुर का युद्ध के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं वो होता है, और इसमें भी राणा सांगा की जीत होती है और इब्राहिम लोदी की हार होती है। इसके बाद दोस्तों पानीपत का मैदान में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से बाबर के द्वारा डिफीट किया जाता है इब्राहिम लोदी को, और इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी जाती है युद्ध के मैदान में ही। लेकिन दोस्तों ये लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि पानीपत के जो युद्ध है उसे हम लोग बहुत ही डीप में देखेंगे, जिस प्रकार से हम लोगों ने तैमूर के आक्रमण को देखा था। तो चलिए दोस्तों, यदि लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद दोस्तों।